नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी ये क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, जो इंट्रेंस एग्जाम कक्षा 6 में होते हैं उसके लिए क्लास चल रही हैं। और इससे पहले बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं। गुणनखंड और गुणज की बहुत सारी क्लासें आप देख सकते हैं। बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज अपने उसमें बताई थी। और यहाँ पर सिर्फ इस क्लास में गुणनखंड और गुणज से सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे और वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो जवाहर नवोदय विद्यालय, मिलिट्री और सैनिक में आ चुके हैं। वो 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए उनको सारों को अपन यहाँ कवर करेंगे इस क्लासों में। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा और प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो आप वहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। और शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर जरूर कीजिएगा जिससे और भी बच्चों का फायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चल सके कि नवोदय विद्यालय की फ्री में निःशुल्क में क्लास चल रही है, तो ये देख सकें। फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पीडीएफ फाइल आपको, मैं जो बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ उसकी सारी पीडीएफ फाइल, प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे अवेलेबल वहाँ है आपके लिए। तो चलते हैं ये क्लास अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए गुणनखंड और गुणज के बारे में देखते हैं। और फैक्टर एंड मल्टीप्लाई के बारे में बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। और अपन स्लोली स्लोली चलेंगे, सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्लास मैंने बनाई गई है। इसमें मीडियम बच्चे, होशियार बच्चे और एवरेज बच्चे सारों को ध्यान में रख के मैं एक क्लास बनाई है। तो इसलिए ये क्लास स्लो हो सकती है, बहुत स्लो, आप धैर्य रखिएगा। चलते चलते हैं अपना सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 360 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो पहले बेसिक चीज़ों में मैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना बता दिए थे, किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। और अगर प्राइम फैक्टर को हटा दिया जाए, अगर ये पूछा जाए 360 के गुणनखंड कितने होते हैं, तो अपन को सारे गुणनखंड ज्ञात करने हैं। उसमें प्राइम फैक्टर भी आ जाएंगे और कंपोजिट नंबर भी आ जाएंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड भी और भाज्य गुणनखंड दोनों सम्मिलितों से मिलकर बने होते हैं फैक्टर। लेकिन अगर उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड, तो सिर्फ उसमें अभाज्य गुणनखंड ही आएंगे, भाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर कंफ्यूजन होना नहीं है। और 360 के गुणनखंड कैसे ज्ञात करने हैं, तो 366 को ऐसे लिख लेना है। मैं स्लोली क्लास को चलाऊंगा। सबसे पहले वो संख्या देखेंगे जिससे ये पूरी तरह से इसमें भाग जा रहा हो। ऐसी कोई संख्या देखेंगे जिससे पूरा का पूरा भाग जा रहा है। देखो ये इधर देख लेते हैं, इधर यहाँ बोर्ड क्वेश्चनों पे जा रहा था 360, इस तरीके से लिख लेंगे और इस तरह से इसको डंडा क्रॉस कर लेंगे। और अपन देखेंगे ये 360 किस संख्या से विभाजित हो रही है। ये 3 से भी विभाजित हो रही है, 9 से भी विभाजित हो रही है, 2 से भी विभाजित हो रही है, और हो सकता है ये 6 से भी और भी संख्याओं से विभाजित हो रही है। लेकिन सबसे पहले अपन वो संख्या देखनी है, छोटी से छोटी वो संख्या देखनी है जिससे इसमें पूरा का पूरा भाग चला जाए। सबसे छोटी संख्या देखनी है 360 में, वो छोटी संख्या देखनी है। हालांकि बड़ी संख्या से भी डिवाइड कर सकते हैं, निकल आएगा, लेकिन अपन ने वो छोटी छोटी संख्या क्यों कह रहा हूँ कि छोटी छोटी संख्या से स्टार्टिंग करेंगे जिससे गलती नहीं होगी। डायरेक्टली 9 से इसलिए डिविजिबल नहीं करेंगे क्योंकि इससे अपने को कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या किससे 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 2 से। तो ये जो इकाई का अंक पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 0 दिया हुआ है, इकाई के अंक पे 0 दिया है, इसलिए 2 से विभाजित होगी, इसलिए इससे 2 से क्या विभाजित करेंगे। 2 में 3 का एक भाग दिए तो एक बार गया, फिर एक इसमें 16 गया, ये 1 फिर इसमें 2 का फिर भाग देंगे, इकाई के अंक पर 0 आ गया तो ये कितनी बार चला आएगा, 9 बार। फिर देखो 2 का भाग फिर जा रहा है, 0 इकाई के अंक पर है तो ये 4 और ये 5 आ रहा। अब ये देखो 3 से भाग जा रहा है, 5 और 9 3 होते हैं, 3 से डिविजिबल होती है, 9 से भी डिविजिबल हो रही है, 5 से भी डिविजिबल हो रही है, तो अब 15 से भी डिविजन हो रही है। लेकिन अपन सबसे छोटी संख्या 5 से डिविजिबल हो रही है, सॉरी 3 से डिविजिबल हो रही है। तो 3 एक बार गया और 5 15 क्या गया। अब ये देखो 3 5 6, 3 से फिर कट रही है, 5 15। अब ये 5 से कैंसिल हो रही है, डिविजिबल हो रही है, तो 5 करेंगे। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे। आपको मैं आशा करता हूँ ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स में भी बताइएगा। और रेड कलर की पट्टी मेरे वीडियो के नीचे चल रही है, वहाँ व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ, व्हाट्सअप करके बता दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी आप सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, जिससे वहाँ पर आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो इसको किस तरीके लिखेंगे, 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2
फिर गया 3 2 बार आया हुआ है और इंटू 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। और ये अभाज्य गुणनखंड अपने ऑप्शन से मैच कराना है। कौन से ऑप्शन में? इस टाइप के अभाज्य गुणनखंड लिखे हुए हैं, इस टाइप के अपने ऑप्शन में किस टाइप के लिखे हुए हैं। तो देखो 3 2 बार एक ऑप्शन में लिखे हुए हैं, सी वाले में लिखे हुए हैं 2 बार 3 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, सी वाला अपना ऑप्शन है और ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, डाउट्स है तो बताइएगा। मैं स्लोली क्लासों को चला रहा हूँ, बहुत धीमे धीमे बना रहा हूँ, सारे कंसेप्टों को क्लियर करते चलूंगा, आपको कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं आपको, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये 1 वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 540 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? 540 के अभाज्य गुणनखंड देखने हैं तो 540 इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। सबसे छोटी संख्या देखना है जिसमें इसका पूरा का पूरा भाग जाए, या डिविजिबल देखना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल हो जाए 540, यानी 540 किससे डिविजिबल हो रहा है? सबसे छोटी संख्या प्राइम भी है क्या? या क्या देखना है? प्राइम देखना है अपनों को, प्राइम संख्याओं से किससे डिविजिबल हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है। अब ये देखेंगे, देखो 2 से भाग जा रहा है तो यहाँ से 2 2 दूनी 4 हो गया, 7 हो गया, ये 2 से, फिर ये 2 से फिर भाग जा रहा है, इसमें 2, और ये कितनी बार आ रहा है? तो ये 6 और 2 पंजे 10, यहाँ तक जा रहा है। फिर ये जा रहा है 6, सॉरी इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इकाई का अंक 5 है, 5 है तो ये 5 से तो डिविजिबल होगी ही। अब 5 और 6 10 11, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 9 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। तो ये कितना आएगा? 2 पंजे 10 और 13 7 पंजे 35, यानी 5 सत्ते 35। अब ये 7 9 9 3 से अब ये कैंसिल हो जाएगी, किससे हो जाएगी? ये 3 से कैंसिल हो जाएगी। वैसे भी ये देखा जाए तो 3 से भी कैंसिल हो रही थी, ठीक है। ये किससे कैंसिल हो रही थी? 3 से कैंसिल हो रही थी। और अपन कह रहे थे 3 1 4 5 1 9, 3 से कैंसिल हो रही थी, 5 15, 3 दूनी 6, तो चौक 12, यानी 12 बार जाएगा तो 5 15 चला जाएगा। फिर ये 3 से फिर जा रहा है 3 और 5 15, और फिर 3 से फिर जा रहा है तो 5 15 और ये 5। इस तरीके स्टेप स्टेप बाद चलेंगे। पहले 2 से डिविजिबल देखेंगे, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3। अब इसके किस तरीके के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे? तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इस टाइप के कोई ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है कि 2 2 बार हो, 3 3 बार हो और 1 5 बार हो? किस तरीके का कोई फैक्टराइजेशन दिख रहा है? तो इसमें भी क्या दिख रहा है अपन को? कौन सा दिख रहा है इसमें? इसमें अपन को दिख रहा है सी वाला ही ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है? सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है? सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 9 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा? देखो n के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालना है। क्या? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स देखते हैं। 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स देखते हैं। 1 2 3 4 और 5। फर्स्ट मल्टीप्लाई किससे देखें? 1 2 3 4 और ये 5। इनमें 9 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इनका टोटल करना है। किसका? इनका टोटल करना है। किनका? इनका टोटल करना है। इस तरीके से ज्ञात करेंगे। ये तो छोटा सवाल था इसलिए अपन ने इसको लिख लिया। अगर ये कहे 9 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है तो क्या 15 तक ऐसा लिखोगे? क्या ऐसा लिखना पॉसिबल होगा? क्या 1 मिनट से समय एग्जाम में 1 मिनट मिलेगा तो क्या 1 मिनट में उस क्वेश्चन को कर पाएंगे? तो अपने मन में क्वेश्चन उठेगा, नहीं सर अपन को बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए एक छोटी सी फॉर्मूला या अपन ट्रिक कहेंगे, उन चीज़ों को अपन यहाँ यूज कर सकते हैं। या सीरीज में जो रहता है, सीरीज के वाले जो सवाल रहते हैं, सीरीज में जोड़ना होता है, वो वाले फॉर्मूले को भी अपन यूज कर सकते हैं। वो अपन ने बता दिए थे नंबर सिस्टम्स में कि कोई संख्या किसी सीरीज से चल रही हो तो उस संख्या को किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं? तो यहाँ से एक सीरीज बन सकती है अपनी 9 18 और ये क्या है 45 लास्ट डिजिट है,
तो एक तो सीरीज, यहाँ भी एक सीरीज ये बन गई, ये तो सीरीज बन गई। इस तरीके से अपन बना सकते हैं कि अगर ऐसा दिया हो 5 तक दिया हो तो अपन एक सीरीज बना सकते हैं। तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, सीरीज का जो फॉर्मूला लगा था ना कि सीरीज का अगर प्रथम पद प्राप्त हो और लास्ट का पद प्राप्त हो तो अपन उसके क्या ज्ञात कर सकते हैं, सीरीज का टोटल ज्ञात कर सकते हैं। क्या करते हैं, टोटल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन सिर्फ क्या दिया हुआ है, मल्टीपल दिया हुआ है। तो मल्टीपल में एक शॉर्टकट में फॉर्मूला बता देता हूँ कि आप गुणजों का योग ज्ञात करने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, गुणजों का योग ज्ञात करना। तो देखो गुणजों का योग का फॉर्मूला एक बता देता हूँ। संख्या संख्या दी हुई है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, संख्या दी हुई है। फिर यहाँ दिया हुआ है n+1/2। इस फॉर्मूला का यूज करके अपन इसको क्या करेंगे, गुणजों का योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है, यहाँ पर जिस संख्या का गुणज निकालना है, कौन संख्या है, जिस संख्या का गुणज निकालना है, जिस संख्या का गुणज निकालना है, गुणज निकालना है, ठीक है। और ये क्या दिया है, नंबर, यानी कितने दिए हुए हैं, 5 मल्टीपल्स, यानी प्रथम कितने गुणजों का संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ संख्या दी हुई है, n क्या दी हुई है, गुणजों की संख्या, यहाँ गुणजों की संख्या दी हुई है, n क्या है, गुणजों की संख्या, ठीक है। कहाँ तक ज्ञात करने है गुणजों की संख्या, 5 तक, तो यहाँ 5 आ जाएगा। n की संख्या 6 तक गुणजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये या किस चीज का गुणज ज्ञात करना है, 9 का गुणज करना है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। क्या नहीं, 9 का गुणज ज्ञात करना है। इस फॉर्मूले को यूज करके अपन यहाँ से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे संख्या कितनी है, 9 है, और या कितनी 5, यानी प्रथम 5, फर्स्ट 5, तो यहाँ से 5 लिख लेंगे, 5 और 5 लिख लेंगे, 5 और 5+1/2, इसको यूज करेंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ से, इंटू 5 इंटू 6/2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 इंटू 9। जब इसको सॉल्व करेंगे 9 पंजे 45 और 9 और 45 कितना हो जाता, 4 कितना हो जाएगा था, 13, तो ये 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा, ठीक है। तो 135 किसका, इसका आंसर आना चाहिए। तो ये फॉर्मूले को यूज करके कितना आ जाएगा अपना, 135 आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके अपन क्या करेंगे, 135 का यूज करेंगे। तो ये वैसे तो ये सीरीज भी बन गई है, ये यहाँ से भी एक फॉर्मूला बनता है, तो ये ज्ञात कर सकते हैं। अगर पहला पद और ये पद पता हो तो योग वाला एक फॉर्मूला और आता है, योग बराबर n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद, क्या दिया हो, अंतिम पद, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका योग क्या, n क्या था, 5 था, यहाँ संख्या आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। पहला पद कितना था, 9, और लास्ट का पद कितना दिया हुआ था, 45 दिया हुआ था, 45। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 9 कितना होता है, कितना होता है, यहाँ से देखो 45 9 कितना हो जाएगा, यहाँ 45 9 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ऐड कर लेना 9, यानी 14 आ जाएगा, ठीक है। और एक 5 कितना आ जाएगा, 54। यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 54। 54 में जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना है, 2 और ये 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 इंटू 27। जब इसको करेंगे तो 135 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 135 आएगा। पहला पद कौन सा था, 9 था, अंतिम पद 45 था, n की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। इन सारी चीज़ों को पुट करेंगे, इन सारी चीज़ों को पुट करके 135 आ जाएगा। ये कब होगा, जब उनको पहला पद ज्ञात होगा और अंतिम पद प्राप्त हो और संख्या ज्ञात हो। क्या संख्या ज्ञात होगा, कितने टर्म तक ज्ञात करना है, तब इसको ज्ञात कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आप ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये सारे फॉर्मूला याद कर लेना। गुणजों का योग, संख्या जिस याद करनी है वो n+1/2। ये तो ये वाला फॉर्मूला है।
अगर आपको एक से कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, 1 से 10 तक पूरे पाड़े वाली संख्या ज्ञात करनी है, तो वो पाड़े वाले की संख्या मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन है, 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग ज्ञात करना है। 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। गुणजों का योग कितना है, 7 संख्या दी हुई है 7, फिर इसका क्या दिया हुआ है 7, 7 प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है। अब इसको ऊपर सॉल्व करते जाएंगे तो 7 इंटू क्या आ जाएगा, 7 इंटू 8/2, यहाँ से 2 4, 7 चौक 28, कितना आ जाएगा यहाँ 28 इंटू 7, 56, 14 और 19, तो 196 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 196 आ जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 196 में कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो 7 का कहाँ तक ज्ञात करना था, डैश डैश करके 7 टर्म तक करना था, यानी 7 इंटू 7 कितना होता है 49, कितना होता है 49, 49, ये 49 तक जाएगा। 7 का 7 के गुणजों का प्रथम गुणजों का योग करना है तो कहाँ तक जाएगा, 49 तक जाएगा। तो ये प्रथम पद पता है, ये फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म पता है, और ये लास्ट टर्म पता है। अपन को लास्ट टर्म पता है, तब टोटल ज्ञात करना है कितने का, 7 का। तो यहाँ से n/2 यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगा प्लस लास्ट टर्म आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला इसकी जगह पर 7 आ जाएगा, 7/2, फर्स्ट टर्म में 7 प्लस 49, इसको जब सॉल्व करोगे 49 50 56, यानी 7/2 इंटू कितना आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यानी यहाँ से 28 इंटू 7 बराबर 196 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो इस तरीके से अपन गुणजों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये अपना क्वेश्चन है 5वां, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी दो संख्याएं 2 और 7 दोनों का गुणज है। देखो इस क्वेश्चनों को समझ लेते हैं अपन कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं 2 और 7 दोनों का गुणज है। तो सबसे पहले देखिए प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या दी हुई है, कौन सी संख्या दी हुई है, 1 से लिखी हुई है, 2, 3 प्रथम, ये कहाँ तक चली जाएंगी 100 तक। और ये पूछा है इसके बीच में, यानी ये इन संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं आती हैं जो 2 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो, यानी वो संख्याएं कौन सी आती हैं जिसमें 2 का भी भाग चला जाए और 7 का भी भाग चला जाए। अगर वो दोनों का संख्या में दोनों का भाग जाए, 2 व कितने का 7 का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, 2 7 का एलसीएम कितना होता है 14, यानी वो संख्याएं ऐसी होंगी, वो संख्या कैसी होंगी 14 आएगा, यानी वे संख्याएं कैसी होंगी 14 से चालू होंगी। इसका मतलब है 2 7 का एलसीएम होगा 14, वो संख्या 14 से चालू होंगी और 14 ऐसी संख्या होंगी जिसमें 2 का भी भाग चला जाएगा और 7 से भी चला जाएगा। तो अपन ये क्या कहेंगे कि मल्टीपल ज्ञात करना है, कि 2 7 का मल्टीपल ज्ञात करना है। मल्टीपल का क्या मतलब होता है कि वो संख्या में 7 का भी भाग जाना चाहिए, 2 का भी भाग जाना चाहिए, कुल मिला के इसका एलसीएम में 14 देखेंगे। 14 से छोटी कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जिसमें 2 का भी भाग जाए और 7 का भी भाग जाए। तो कौन सी 14 संख्या हो गई जिसमें 14 का भाग जाएगा। तो 14 यहाँ से ये राइट प्राप्त होता है कि अपन क्या प्राप्त होता है कि 14 के मल्टीपल ज्ञात करने हैं, 14 के मल्टीपल, 14 के मल्टीपल ज्ञात करने हैं। कितनी संख्या है जो 2 और 7 से विभाजित होती है, तो यहां से देखेंगे 14 प्राप्त हो जाएगी, फिर 2, यानी कुल मिला के 3 और 4, कुल मिला के जब यहाँ से डैश डैश करेंगे तो मैं यहाँ से 9 का जब यहाँ से 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 2 9, 98 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा, अगर 14 इंटू 8 का करेंगे, 8 चौक 32, 8 9 10 11 12, ये क्या है ग्रेटर देन है 100 से और ये लेस देन है 100 से। तो अपन स्टेप कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा 98। तो अपन कहेंगे 15 14 और फिर कितना जाएगा 28, तो ये कितना जाएगा 14 28
इसी तरह से ये संख्या बनती रहेंगी और लास्ट तक कितना जाएगा 98 तक। तो अपन कहेंगे ये वाली सीरीज बन गई। क्या बन गई कि 14 से 28 98 में एक टर्म कितने टर्म है। अब इसमें टर्म ज्ञात करने हैं, टर्म ज्ञात करने हैं, पद यानी पद ज्ञात करने हैं। कितने पद होंगे, जो पद होंगे वही क्या संख्या होंगी 2 7 से डिविजिबल होंगी। तो पद ज्ञात करने वाला मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला बताया था किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, फिर मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको सभी तरीके से क्वेश्चन करना आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही कोई क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, पद ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो ये तो अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या होगा, प्रथम पद, प्रथम पद तो देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, पदों की संख्या प्रथम पद, अंतिम पद बटे डी प्लस 1 दिख रहा होगा। यहाँ 1 + 1 नहीं आ रहा, यहाँ आप दिख रहा होगा +1 दिख रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे, यानी पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट पद लास्ट पद अपॉन सार1 द डिफरेंशिएट +1। ठीक है, ये याद करेंगे। ये क्या डिफरेंस होता है बिटवीन दो नंबर्स, दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस होगा। एफ माने फर्स्ट, प्रथम होगा, एल मीन्स लास्ट पद। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से किस तरीके से ये फॉर्मूला में जब अप्लाई करेंगे, जब इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे पदों की संख्या, तो पहला पद कितना है, पहला पद ये हो गया अपना फर्स्ट पद हो गया। ठीक है, क्या हो गया, फर्स्ट पद हो गया, अंतिम पद एल हो गया। तो यहां से क्या करेंगे, फर्स्ट पद यानी 14 + 98 और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 14 का। तो 14 का ज्ञात करेंगे, कितना ज्ञात करेंगे, अंतिम पद माइनस, सॉरी ये गलत लिख दिया था, अंतिम पद क्या आएगा यहां से, देखो लास्ट पद माइनस के प्रथम पद अपॉन डी प्लस 1 ये आएगा। ठीक है, यानी इसको चेंज कर देते हैं, एल माइनस के ए अपॉन डी ये आएगा। तो जब यहाँ से करेंगे तो 98 माइनस के कितना आएगा 14 अपॉन 14 वो दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 84 बटे 14 + 1 आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 + 1 = 7 आएगा। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, 7 हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा, 7। ये अपन जब आपने इस तरह समझ चुके हैं तो आप इस तरीके से अगर करोगे तो यहाँ पर जब लास्ट में टर्म ये आएगा 7 का मल्टीप्लाई होगा तो यही अपना आंसर होगा। कौन सा होगा, 7 का। अब जब इतना कर ही लिया है तो अपने एक ट्रिक और करेंगे, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, कितनी संख्याओं का ज्ञात करेंगे, तो ये अपन देख लेते हैं। चलो इसको इरेज करते हैं पहले बोर्ड को। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया है तो 2 व 7 का एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहला कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। उसके बाद जो संख्या दी हुई है 100, उसमें से 14 का क्या देना है, पूरा का पूरा भाग चला जाए, पूरा का पूरा भाग 7 बार जाएगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही अपना पूरा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना सिंपल था, आपको समझ में आया होगा। ये कितना सिंपल था अपना, के साथ आंसर आ गया कि 2 4 का एलसीएम लेंगे, 14 का जो संख्या दी हुई है प्रथम 100 प्राप्त संख्या, तो लास्ट वाली 100 में देख के देख लेंगे, 7वां भाग जा रहा है, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से अपन को इसको करना है। अगर मैं कहूँ प्रथम 100, अगर यहाँ से ये दिया होता प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या दी होती तो मैं यहाँ क्या करता, 200 बटे 14 का भाग दे देता। जितना इसमें पॉइंटों में लेना, जितनी बार उसमें भाग जाए, यानी 200 का जब इसमें भाग देके देखेंगे 14 का, ठीक है, तो कितनी बार भाग चला जाएगा। यहाँ से देखो 1 बार चला जाएगा 14, और ये कितना आएगा 6 आएगा, फिर 0, फिर यहाँ से 14 का भाग फिर देखेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार देखते हैं, 16 4 1 5, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 14 बार। तो ये अपना क्या होता, अपना आंसर 14 होता। कितना आंसर होता, 14 होता। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे।
तो ये आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चनों को अपन शॉर्टकट में अपन कर सकते हैं। तो ये वाला टर्म कर लेना। अगर वो मैंने कॉन्सेप्ट के लिए कराने के लिए किया था कि आप ऐसा करो तो इस तरीके से टर्म बनाने पड़ेंगे, फिर नंबर ऑफ टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से वहां पर अपन भाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, क्या मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 7 ज्ञात करना पड़ेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, मैंने बेसिकली वहां पर करा दिया। सबसे छोटी भाज्य संख्या सिर्फ 2 है। बी वाला ऑप्शन अपना हो जाएगा। कौन सी? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। अपना ये आंसर हो गया। अब चलते हैं, देखो कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन हो गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या वाला हो गया। अब देख लेते हैं 7वां। 60 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 60 के सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं, जिसमें भाज्य भी संख्या इंक्लूड होगी और अभाज्य संख्या भी इंक्लूड होगी। तो 60 के सभी बताने के लिए मैंने एक विधि बताई थी कि सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ऐसे कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 15, फिर यहाँ से 3 बार फिर चला जाएगा, फिर यहाँ से 5 बार फिर चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से कितने आ जाएगा? 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी इसके कुल मिला के कितने गुणनखंड होंगे? 12। इससे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पता करके क्या कर लिया, 12 फैक्टर होंगे। अब इससे इसलिए मैंने इसलिए निकाला कि टोटल गुणनखंड, इसलिए आसानी होगी इसको निकालने में। सबसे पहले यहाँ से ज्ञात करते हैं। 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर इन सब का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16। अगर 16 को यहाँ न लिखते हुए क्या लिखेंगे? लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा गुणनखंड ये है। 1 लिख दिया, फिर क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस कर दो। यहाँ से क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे, 5 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा। ये तो आ गए अपने। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा? 2 भी आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? तो यहाँ क्रम से अगर लिखना है तो 1, 1, 2, 3, ठीक है, 5, और 5 के बाद कितना आ जाएगा? 5, फिर 3 दूनी 6, 6 भी आ जाएगा, फिर 12 भी आ जाएगा, फिर 15 भी आ जाएगा, फिर 20 भी आ जाएगा, और कितना आ जाएगा? 30 भी आ जाएगा, और 60 भी आ जाएगा। 12 हुए क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 और रह गए हैं। 2 और रह गए हैं। तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। कितने गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखो कितने गुणनखंड? 2 और रह गए हैं। 2 कौन कौन से होंगे इसमें? यहाँ 15, 30, या अपन कहेंगे 5, 4, 1 4 भी होगा। कितना होगा? 1 4 भी बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 4 भी बढ़ जाएगा। एक और छूट रहा है। ये कौन सा छूट रहा है? देखो 3 दूनी 6, दूनी 12 भी हो गया, 5 या 15, 15 दूनी 30 भी हो गया, 3 दूनी 6, 5 30 भी हो गया, और एक और कोई गुणनखंड छूट रहा है अपना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी हो गया, और 5, और 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, और 8, 2 दूनी 4, 8 नहीं आएगा। एक गुणनखंड और भी छूट रहा है इसमें, तो वो देखेंगे अपन कौन सा। 12 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? टोटल 12। 12 कैसे ज्ञात है? देखो अगर टोटल ऐसे ज्ञात करना है तो इस तरीके से तो मैं आराम से बता सकता हूँ। 3 × 5, जब इसकी पावर को क्या लिखेंगे? 2 × 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने बता चुका था कि इसकी पावर को कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने इसकी पहले ही बताया था कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें पावर कितनी है? 2, यानी 2 की पावर 2 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, इंटू 3 की पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, फिर 5 की पावर 1 दी हुई तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। सारी पावरों को 1 ऐड करके आपस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। जैसे 2 + 1 इसको गुणा कर देंगे, 1 + 1 इसका भी गुणा कर देंगे, 1 + 1 इसका भी गुणा कर देंगे। जब इसका गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 12 वाला, डी वाला आंसर अपना मैच कर रहा है। ये तो अपना तरीका था करने का। कौन सा? कि 12 अपने गुणनखंड होते हैं। ये सारे गुणनखंड लिखने नहीं है, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसकी पावरों को ज्ञात करना है, पावरों में 1 1 ऐड करके सारे को आपस में
मल्टीप्लाई गुणा कर देना है, गुणा करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा वही गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से निकालोगे तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, कभी वो संख्या नहीं होगी। तो इस तरीके से नहीं निकालना है, सिर्फ इस तरीके से निकालना है। आपको समझ में आ गया? जैसे 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 3 इंटू 5 हो गया। फिर इसको 2 को लिखा है, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की लिखा है तो इसकी पावर 1 मानते लिखते नहीं है। अब इसकी एक पावर 1 है, जब इसकी पावर 1 है 2 है तो इसमें 2 में 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक पावर में 1 और जोड़ देंगे, फिर इसकी पावर में 1 में और जोड़ देंगे। तो इस तरीके से करेंगे। 3 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 12। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी बन सकता है। क्या मैंने बताया था? गुणनखंडों की संख्या नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पर इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। P इंटू क्यू इंटू क्या R। और ये क्या है? सारी चीजें ये क्या? प्राइम नंबर है। उन पे जो पावर लगी हुई है M N O दिया हुआ है। तो जब इसकी गुणनखंडों की ये निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे अपन? जब इसको निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे? M + 1 N + 1 O + 1 चलिए इसके सारा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना, ठीक है। ये बन जाएगा, क्या है? ये सारी चीजें बन जाएंगी। इसको आपको याद करना है, इससे सारी चीजें अपनी की निकल आएंगी। 7वां वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब कौन सा चाहिए? 8 वाला। 20 के गुणनखंड है या टोटल गुणनखंड ज्ञात करने हैं 20 के। इसमें 20 के सारे गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसमें भाज्य गुणनखंड आ जाएंगे और अभाज्य गुणनखंड आएंगे। तो इस तरीके से करने के लिए अपन सबसे पहले ये देख लेते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं आए, इससे गलतियां नहीं होती है। 2 पंजे 10 और 5 और 1, इससे ये पता चल जाएगा अपना कि गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी जब ऐसा करेंगे तो 3 इंटू 2 यानी 6 गुणनखंडों की संख्या होगी। गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 6। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी गुणनखंड 6 होंगे। 6 कौन से होते हैं? एक तो एक होती संख्या, एक स्वयं से होती है, ये तो आपको पता है। तो 2 तो यही हो गए। अपन को 4 और ज्ञात करने हैं। 4 ज्ञात करने के लिए एक तो ये लिख लो, 2 का 2 आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये देखो ये 2 आ गया, ठीक है। फिर आपस में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 4 आ गया, ठीक है। फिर आपस में 5 का 10 का कर दो तो 10 आ गया। एक और रह गया, कौन सा रह गया? 5 और रह गया है। क्या रह गया है? देखो यहाँ पर 5 कर दो और 10 कर दो। 1 2 3 4 5 6 आ गए। ये सारे फैक्टर हो गए। यानी ये कहेंगे 1 2 ऐसे नहीं लिख सकते इसको, फैक्टर को 1 2 4 5 10 इंटू 20। ये क्या हो गए? फैक्टर हो गए। किसके? 20 के ऑल फैक्टर हो गए, जिसमें प्राइम नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है और नोर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर भी है। यानी तो ये सारी चीजें अपनी आएंगी। अगर इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि प्राइम फैक्टर ज्ञात करना है कि अभाज्य, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर ऐसा नहीं दिया है तो इस तरीके से अपन इसको गुणनखंड को ज्ञात करेंगे। ऐसा अपने मैंने इसलिए बताया कि 6 इसलिए लिख देंगे जिससे उनको पता चल जाए कि अपन गलती नहीं करे, 6 गुणनखंड आएंगे तो इससे लिखने में आसानी रहेगी। आप नहीं चाहो तो डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हो। 20 कर लिया, इसको क्या करते हैं? 20 इंटू 1 लिख लिया, 20 इंटू 2 लिख ली, वो 10 इंटू 2 लिख लिया। फिर क्या करेंगे? यहाँ से 4 इंटू ये लिख लिया और 1 2 4 आ गया। फिर 5 इंटू फिर इसको यहाँ से लिख सकते हैं 2 आ गया, 4 भी आ गया। 5 को भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं और 2 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। ये रिपीट होंगे, सारे संख्या क्या हो जाएंगे? रिपीट हो जाएंगी। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलो अब 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वें क्वेश्चन के, कौन सी संख्या केवल 3 का गुणनखंड है? देखो ये सारे सवाल इस तरीके की बता चुके थे और सारे प्रैक्टिस अपनी अच्छी हो जाएगी और करा भी चुके थे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल 3 के गुणनखंड है। सबसे पहले देखो निम्नलिखित कौन सी संख्या केवल 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के केवल 3 गुणनखंड है। यानी संख्या कौन सी दी हुई है?
81 दी हुई है, 36 दी हुई है, 121 दी हुई है और 90 दी हुई है। इसमें से ये देखना है कि तीन गुणनखंड कौन सी रखती है संख्या। ये संख्या तीन गुणनखंड कौन सी रखती है, ये संख्या देखनी है। तीन गुणनखंड कौन सी संख्या रखती है, तो देखो क्या 81 के तीन गुणनखंड है या 36 के तीन गुणनखंड है, वन इनके सारे के गुणनखंड देखने हैं। तीन गुणनखंड कौन सी संख्या रखती है तो वो चेक करने हैं। तो इसको या तो आसानी से इसको देख लो, 9 नम्मा 81, इसको भी क्या तीन तीन आ गया, 3 × 3 आ गया। तो क्या केवल तीन गुणनखंड पूछने, इसमें तो बहुत सारे गुणनखंड हो जाएंगे, है ना। कितने गुणनखंड हो जाएंगे इसके, एक हो जाएगा, तीन हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एक 81 रहता ही है। तो ये तो नहीं होगा, तो इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं इसको, तो एक आ जाएगा इसका गुणनखंड और ये आ जाएगा और एक 3 भी आ जाएगा, ठीक है, और एक 6 भी आ जाएगा। तो ये भी 3 से ज्यादा है, यानी 3 से ज्यादा है, मोर देन 3, मोर देन 3। और ये भी क्या है, ये भी मोर देन 3 है। और इसको देख लेते हैं 121, ये तो देखो 10 × 9, इसको 5 × 2 × 9, और तो इसके तो बहुत सारे गुणनखंड हो जाएंगे। एक आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 90 भी आ जाएगा, और भी आ जाएंगे। तो मोर देन 2 है, मोर देन 3, मोर देन 3 आ जाएगा। तो इस सबके मोर देन 3 है, तो एक सिर्फ इसके ही आ जाएंगे 121 के ओनली ओनली 3 फैक्टर। क्या है इसके, ओनली 3 फैक्टर आ जाएंगे। और 3 फैक्टर कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, एक 121 खुद ही होगा, और एक किससे संख्या 2 3 1 4 किससे संख्या हो जाएगी। 121 किससे डिविजिबल होती है, 121 किससे डिविजिबल होती है, कोई संख्या ऐसा देखो 121 किससे डिविजिबल होती है, 121 किससे डिविजिबल। तो इसके कौन कौन से, ये 11 से डिविजिबल होती है। तो ये कौन सा आ जाएगा, 1 11 और 121। तो इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे, सिर्फ 3 गुणनखंड हो जाएंगे। देखो इसको सॉल्व करने इसके 121 हो गए, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 121 हो जाएगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। कि सिर्फ एक 121 ऐसी है जिसके 3 गुणनखंड होंगे, 1 होगा, 11 होगा और 121 स्वयं संख्या होगी, ये 3 होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पर, एक संख्या जो 5 का गुणज है 50 से कम है और इसके कुल 3 गुणनखंड हैं, संख्या कौन सी होगी। यानी वो संख्या देखनी है, एक संख्या जो 5 का गुणज है, कौन संख्या देखनी है, जो 5 का तो गुणज है और 50 से कम है और उसके कुल 3 गुणनखंड है, वो संख्या कौन सी। ये नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 5 इज लेस देन 50 एंड हैज 3 फैक्टर्स इन ऑल इज द नंबर। आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कोई भी नंबर संख्या होगी वो किससे होगी, 50 से तो लेस देन होगी और ओनली थ्री हैविंग ओनली 3 फैक्टर होंगे उसके। तो वो कौन सी संख्या होगी, और क्या हो, और दिया हो, एंड क्या है 5 का मल्टीपल हो, और वो संख्या ऐसी भी होनी चाहिए जो 5 का मल्टीपल हो। वो संख्या है 50 से छोटी हो और 3 गुणनखंड भी रखती हो और 5 का मल्टीपल भी हो। 3 कंडीशंस दी हुई है, एक कंडीशंस दी हुई है, 2 कंडीशंस दी हुई है और 3 कंडीशंस दी हुई है। यानी वो संख्या 50 से छोटी होनी चाहिए और संख्या 3 फैक्टर होने चाहिए ओनली सिर्फ, और 5 का भी मल्टीपल होने चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है वो ज्ञात करनी है। आपको देखना है बोर्ड पर, देखते के बताइए कैसी कौन सी संख्या है। और 4 ऑप्शन दिए गए इसलिए अपन को कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखो इसमें सी वाला ऑप्शन दिया हुआ 121, ये ग्रेटर देन है 50 से, तो ये वाला ऑप्शन अपना क्रॉस हो जाएगा। डी वाला है 90 है, ये किससे क्रॉस हो जाएगा, 50 से। लेकिन अपन को कौन सी संख्या चाहिए, लेस देन चाहिए, 50 से कम छोटी चाहिए संख्या। ये ग्रेटर देन हो गए, तो ये भी दोनों क्रॉस हो गए। और ये वाला भी हो गया, 81 दिया हुआ है, ये भी किसने दिया, 50 से बड़ा दिया हो, तो ये भी क्रॉस हो गया। सिर्फ एक बचता है बी वाला ऑप्शन, कौन सा, 36 एक ऐसी संख्या बचती हुई है जो सिर्फ क्या है, एक संख्या जो 5 का गुणज है 50 से कम है, उसके कुल 3 गुणनखंड है, संख्या कौन सी होगी। तो क्या एक संख्या जो 5 का गुणज है और 50 से कम है,
तो यहाँ 36, तो ये 5 का गुणज मेरे को लग रहा नहीं होगी, है ना, तो ये भी गलत क्वेश्चन मेरे को लग रहा है। संख्या 5 का गुणज है तो गड़बड़ लग रहा है। 5 का 90 में 5 का भाग देके देखेंगे तो ये चला जाएगा 5 एक बार, और 5 एक बार चलाएगा, 40 बचेगा, 8 पंजे 40 यानी 18, क्या बचेगा 18 है। 5 × 18, और जो 5 का मल्टीपल होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत छपा हुआ है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं अपन, क्योंकि इस क्वेश्चन में 50 से छोटी संख्या नहीं, या तो इसको क्या 35 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 35 कर लेते हैं, तो वो संख्या क्या आ जाएगी, किसका आ जाएगी 5 × 7 यानी 35 आ जाएगी, ये मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसको बी वाले ऑप्शन को क्या कर लेते हैं अपन, बी वाले ऑप्शन को 35 कर लेते हैं। 35 करने के बाद करेक्शन कर लेना, करेक्शन किया हुआ है सुधार, यानी सुधार कर लेना, बी ऑप्शन में 35 लिख लेंगे, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, 50 से कम है। तो ये इस तरीके से, अगर इसमें कोई संशोधन होगा तो मैं बाद में देखूंगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है मेरे को, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा, इसको फिर बाद में अपन देखेंगे, ऐसा मत सोचना कि सर को क्या करा दिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रथम 250 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी 3 और 7 दोनों का गुणज है, तो इस तरीके का मैं पहले क्वेश्चन करा चुका था इसको किस, तो प्रथम 250 और 3 संख्याओं में कितनी 3 और 7 दोनों का गुणज है। 3 और 7 दोनों का गुणज वाली संख्या को मैं शॉर्ट ट्रिक से करेंगे अपन, क्या करेंगे जल्दी फास्टली करेंगे, तो 3 और 7 का क्या करेंगे, 3 और 7 का एलसीएम, 3 किसका 3, 7 का क्या करेंगे एलसीएम, क्या करेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे, कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 21 में 250 का भाग देके देख लेंगे, 21 में 250 का भाग देके देख लेंगे, 21 में 250 का, तो 1 बार जाएगा 21 आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा, 21 21 40 यानी 1 बार चला जाएगा, ठीक है, कितनी बार चला जाएगा, यहाँ बार चला जाएगा 9, और यहाँ से 1 बचेगा, तो ये 11 बार आ जाएगा, तो अपना आंसर कितना होगा 11, तो सी वाला ऑप्शन है अपना 11, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, देखो कितनी है, तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है, इसको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा 21 से देख लेते हैं, ऐसे करके देख लेना, 21 × 1 बराबर 21 आएगा, और लास्ट तक चलते रहेंगे, तो ऐसी कौन सी संख्या मिल जाएगी अपन को 21 × 11 बन जाएगी, तो ये 11 आ जाएगा, 22 1 23, 200 कितना आ जाएगा 250 231 आ जाएगा, तो यहाँ तक चलेगा, और कितना आएगा, तो यहाँ से एक सीरीज बन जाएगी 21 डेढ़ बनेगा, और लास्ट टर्म कितना बनेगा 231 बनेगा। इसमें टर्म वाली पदों की संख्या वाले फॉर्मूला लगा लेना, पदों वाली संख्या, पदों की संख्या, तो लास्ट टर्म कितना था 231 माइनस के फर्स्ट पदम इतना था, और डिफरेंस कितना था इनमें 1 था, +1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 आएगा, तो यही आंसर अपना आएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलो, तो ये क्लास अपने 11 तक क्वेश्चन हो गए थे, इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ठीक है, तो ये अपनी 44-45 मिनट की लगभग क्लास हो गई। तो आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इससे और भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।